ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन देख चुके थे, है ना। चलिए सामाजिक जीवन में, समाज में ही हम लोग थोड़ा मनोरंजन भी कर लें। मनोरंजन के लिए आपको बताए थे, बताओ हड़प्पा वासी के पास घोड़ा नहीं था तो क्या वो मनोरंजन में घोड़दौड़ करते थे? नहीं। रथ दौड़ नहीं। लेकिन ऋग्वैदिक वाले लोग बताओ घोड़दौड़ करेंगे कि नहीं करेंगे? रथ दौड़ करेंगे, शिकार करेंगे, पासे का खेल करेंगे, नृत्य संगीत सभी करेंगे। तो इसमें घोड़दौड़ रथ दौड़ शामिल हो जाएगा जो हड़प्पा में नहीं था। तो नीचे डैश लिख दीजिए, नीचे डैश लिख दीजिए। ऋग्वैदिक सभ्यता के लोग, ऋग्वैदिक सभ्यता के लोग ऋग्वैदिक सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए, ऋग्वैदिक सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए घोड़दौड़, रथ दौड़, घोड़दौड़, रथ दौड़, पासे का खेल, पासे का खेल, शिकार, शिकार, नृत्य संगीत इत्यादि करते थे। नृत्य संगीत इत्यादि करते थे। नृत्य संगीत इत्यादि करते थे। चलिए आज का क्लास शुरू हो जाएगा। ऋग्वैदिक सभ्यता के आज हम लोग देखेंगे राजनीतिक जीवन। तो नीचे हेडिंग दे दें, ऋग्वैदिक सभ्यता के राजनीतिक जीवन। ऋग्वैदिक सभ्यता के राजनीतिक जीवन। ऋग्वैदिक सभ्यता के राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन। कलम रखो, सब लोग ध्यान देना, खूब बढ़िया से समझना। देखो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राजा की स्थिति को अगर तुम्हें हम एक मैथमेटिक्स के ग्राफ से समझाएं तो यहीं पर है ऋग्वैदिक काल के राजा की स्थिति। थोड़ा बढ़िया आएगा तो उत्तर वैदिक, इससे बढ़िया आएगा महाजनपद, यहां पे आएगा मौर्य, तब मौर्योत्तर, तब गुप्त और तब गुप्तोत्तर। सबसे खराब अगर राजा की स्थिति किसी काल में है तो वह काल ऋग्वैदिक काल। क्या इस समय राजा की स्थिति बहुत अच्छी है? नहीं। जबरदस्ती राजा बनाया जाता था। किनको? सबसे बूढ़ा व्यक्ति, जो सबसे बुजुर्ग है, हमको कहा जाता था कि बस आप ही मेन राजा रहे। राजा बनने के लिए मारा मारी नहीं था, जबरदस्ती थी। क्यों? राजा के कोई नियमित आय के स्रोत नहीं थे और न ही कोई नियमित सेना था। देखिए इस समय कर प्रणाली जो राजा के लिए होता है, इस समय कर प्रणाली नियमित नहीं है। टैक्सेशन नियमित नहीं है कि लोग देगा ही देगा, पैसा की गारंटी नहीं है, आपके पास कोई सेना भी नहीं है। लेकिन लड़ाई होगी कि नहीं? लड़ाई होगी तो सेना तैयार हो जाए। कई बच्चे परेशान होते हैं कि सर नियमित सेना नहीं है तो लड़ाई समय सेना कैसे बन जाए। ये उसी तरह की बात है जैसे तुम्हारे गांव में कोई सेना नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे गांव के ट्रांसफार्मर से दूसरा गांव वाला लाइन खींचना चाहेगा तो सेना तुरंत तैयार हो जाएगा। देखा ना, केवल दूसरा गांव वाला लाइन खींचने के लिए 20 आदमी से आ जाता, देखो कि गांव में सेना तैयार हो गया, मारो लड़ाई हो गया। और लड़ाई हो गया तो पूछे कि सेना बहाल था तो नहीं, नियमित सेना नहीं है लेकिन आवश्यकता होने पर तैयार। बस सेम वही कबीला मॉडल ऋग्वैदिक काल। तो अब तो आप सेना की स्थिति समझ गए, लड़ाई झगड़ा भी समझ गए। टैक्स नियमित नहीं है। राजा की ड्यूटी क्या है? रात भर रखवाली कीजिए, गाय की सुरक्षा कीजिए, किसी की चोरी ना हो जाए, और लड़ाई उड़ाई में मॉनिटरिंग कीजिए। बदले में क्या मिलेगा? तो किसी की इच्छा होगी तो दूध दही पहुंचा दे, इच्छा होगी तब, वो भी नियमित नहीं है, जबरदस्ती आप नहीं ले सकते। तो बताओ इस कंडीशन में कोई राजा बनना चाहेगा? अब आप समझ गए होंगे कि हम इसको सबसे नीचे क्यों रखें। धीरे धीरे तुम देखोगे राजा की स्थिति कैसे बढ़ती है। अभी तो केवल तुमको एक बना दिए कि इस लाइन से आप समझ गए होंगे कि ऋग्वैदिक काल में राजा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। क्या इस काल में नियमित सेना है? नहीं। नियमित कर प्रणाली है? नहीं है। अब एक दो बात जरा ध्यान दीजिए। इस समय जो राजनीतिक जीवन है, तो देखो प्रशासन की इकाई एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। प्रशासन की इकाई का मतलब होता है सबसे नीचे कहां पर राजा का व्यक्ति रहेगा। जैसे अभी बहाली निकलती है, बोलो सबसे नीचे बहाली कहां की होती? जिला का, कि राज्य का, कि गांव का? सबसे नीचे गांव का। गांव के नीचे बहाली नहीं होती। तुम देखा है कभी कि मोहल्ला वाइज बहाली? मोहल्ला मतलब गांव हो गया। अब मोहल्ला में भी उत्तरी टोला के बहाली और दक्षिणी टोला के बहाली नहीं। सरकार की बहाली का लोएस्ट यूनिट क्या है? गांव। इस समय सबसे लोएस्ट यूनिट था कुल। कई कुल मिलाकर के तब क्या बनते थे? जल्दी बोलिए। ग्राम। तब कई ग्राम मिला के विश्व, और तब कई विश्व मिला के जन। ध्यान दीजिए, प्रशासन की इकाई को थोड़ा सा ध्यान से समझो। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल। कुल समझते हो? कुल समझते हैं? खड़ा जी पीछे। हाँ, कुल समझते हैं? नहीं कहता कौन कुल के है, कौन खानदान के? हाँ बंद, समझ गए। कुल माने खानदान है, कैसा कुल से आया है? कुल माने खानदान। तो उस समय कुल वाइज बहाली होती थी। फलाना खानदान, तो राजा का एक आदमी वहां बहाल है, खानदानी बहाली होती थी। आजकल खानदानी बहाली है कि फलाना सिंह के वंश के अधिकारी राजा बहाल करके भेजे। आजकल सबसे लोएस्ट यूनिट कहां पे है? ग्राम। तो तुमसे पूछा जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल। हर खानदान से एक आदमी रहते थे, वो भाग लेते थे राजा के साथ। राजा खानदान वाइज ध्यान देता था। तो इस तरह की देखो सबसे छोटी इकाई। सबसे बड़ी इकाई क्या है? जन। जन सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी। इस समय देखो अब कुछ संस्था की बात करें, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ संस्था है जो राजा को सलाह देते थे, और इस संस्था में सबसे प्राचीन संस्था, सबसे पुरानी संस्था का नाम है विदत। ये देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। विदत में मुख्य रूप से धार्मिक काम किए जाते थे। राजा को धर्म संबंधी कोई काम करना होता था तो विदत की बैठक बुलाते थे, और इस बैठक में धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते थे। दो और थे, एक का नाम था सभा और एक का नाम था समिति। कुछ चुने हुए लोगों की टीम की बैठक होती थी तो उसको समिति कहते थे, और सभी लोग मिलाकर के अगर बैठ रहे हैं तो इसको सभा कहते थे। आजकल भी हम लोग कहते हैं नेताजी का सभा चल रहा है, तो सभा मतलब क्या है? सब लोग जिसकी इच्छा है आइए वो अपना माइक से बोल देंगे, उस सभा। और सभा राजा पर नियंत्रण भी रखता है। उल्टा पुल्टा बोलिएगा तो इधर से मुर्दाबाद हल्ला हंगामा शुरू हो जाता। तो ये मॉनिटरिंग है। वहां भी ऋग्वैदिक काल में ऐसा ही था, सबको बुला लिए तो इसका नाम क्या हुआ? सभा। चयनित व्यक्ति को बुलाए तो इसको हम लोग कमिटी, समिति कहते हैं। हाँ, एक ही फैमिली में बहुत सारे कास्ट है तो फैमिली वाइज पितृसत्ता, अरे पितृसत्तात्मक है। कुल का मतलब मेन मूल पुरुष जो जिंदा है, नहीं समझे? जाति वाइज कुल नहीं है। ये व्यक्ति के 4 बेटा, तो चारों बेटा के फिर बाल बच्चा, और इस सबके फिर बेटा बेटी सब अलग, तो इतना मिला के ये खानदान इनकर वाला।
अगर ये मर भी गए तो इनका एक और भाई है, कैसे उस समय संयुक्त परिवार है, तो संयुक्त परिवार का मतलब छोटा फैमिली नहीं है, एक ट्रुप है, 50 आदमी 60 आदमी 100 आदमी का एक समूह है, चचेरा फचेरा ममेरा सब ज्वाइंट फैमिली। अब इस ज्वाइंट फैमिली में जो सबसे बूढ़ा है वो एक कुल का हो गया। इनके तो सबसे पुराना नाम जान रहा है तो होगा कि इनका खानदान के। अब जैसे तुम्हारे घर में तुम अपना किस खानदान से है तो मालूम चलेगा कि जिनका सबसे ज्यादा नाम है, बाबा का नाम है या बाबा का नाम है, कि उनके खानदान के ही है। तुम कहीं जाओगे तो पूछा जाएगा कहां से है, तो फला गांव, किनके यहाँ, तो पिताजी का नाम बताइए, नहीं और बताओ तो बाबा का नाम बताइए ना, ओ परबाबा, अगर नामी होंगे ओ उनके कुल की है। कुल है समझ में, कुल का मतलब हो गया किनके खानदान का है, तो उसमें संयुक्त परिवार है, जाति बस्ती नहीं। तो अब जब हम लोग देखें संस्था कितने हैं जल्दी बताओ, 3। सबसे प्राचीन संस्था कौन है, विदत, बहुत शानदार क्वेश्चन आएगा। सबसे प्राचीन संस्था थी विदत सभा समिति, विदत। फिर पूछा जाएगा धार्मिक क्रियाकलाप कहां होती थी, विदत में चुनिंदे व्यक्तियों का समूह होता था, समिति में सामान्य जनों की होती थी सभा। तो ये देखो संस्था भी हो गए, प्रशासन की इकाई भी हो गई। अब इस समय राजा के पास आपने खुद सुना क्या नियमित सेना है, नहीं, फिर भी एक लड़ाई का जिक्र ऋग्वैदिक काल में है और यह लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट। इस समय राजा के जो मुख्य सलाहकार होते थे पुरोहित होते थे। देखिए राजा बनना है लेकिन आपको किसके सलाह पर चलना है, पुरोहित। पुरोहित जो कहेंगे वो मान लेना। इस समय समाज कैसा है, कबीलाई समाज। कबीलाई समाज है, क्या आप कबीलाई समाज समझते हो कि समझाना होगा, समझते हैं? एक कबीला दूसरा कबीला, एक खानदान दूसरा खानदान तीसरा खानदान, ये सब एक जैसे, इनका अपना सिस्टम है, इनका अपना सिस्टम है। कबीला का मतलब एक प्रकार के खानदान का एक पूरा ट्रुप। आपके मान लो कि बंटवारा हो गया, अब बंटवारा भले हो जाए, 8 घर बन गया हो, लेकिन आज भी गांव में लड़ाई होगा तो होगा कि सब एक गोतिया के। इसे सुना है तुम लोग? तो ये जो गोतिया वाला देख रहा हो ना, ये पहले से एक जगह रहता था और एक कबीला था, आजकल गोतिया बोल रहे हो, उस समय कबीला बोल रहे थे। बोलो बात क्लियर है सबका? तो समाज कैसा है, कबीलाई। और इसी कबीला में कई कबीला है, इन कबीला का हेड कौन होता था, राजा। राजा के सलाहकार कौन थे, पुरोहित। और इसी में आपको हमें कहानी सुनाए थे ऋग्वेद के 7वें मंडल की कहानी, याद आया? 7वां माने सताने वाला, और सताने वाला का मतलब युद्ध, याद आ गया? और इस युद्ध का नाम था 10 राज्य युद्ध। ऋग्वेद का यह बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है और इसी में आपको समझाए थे कि एक कबीला का नाम था भरत कबीला, याद आ गया? भरत कबीला के हेड कौन थे, सुदास। राजा का नाम क्या है, सुदास। सुदास ने अपने पुरोहित पद से किसको हटा दिया, तो हम लोग देखे विश्वामित्र को हटा दिया और विश्वामित्र के बदले किनको बता दिया, वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना दिया। क्योंकि हम बताए थे विश्वामित्र भी विद्वान थे, लेकिन विश्वामित्र की खराबी क्या थी, नाक पर गुस्सा। थोड़ा सा भी राजा अगर थोड़ा दिल से बैठ किया तो क्या कर देंगे ठिकाना नहीं। और इसी डर से वो देखा कि इतना पिनकाहा को रखने से अच्छा है शांत व्यक्ति को रखे, और उसने विश्वामित्र को पुरोहित से हटा दिया और वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना दिया। फिर क्या था, जो पिनकने वाले हो तो पिनक ही जाए। विश्वामित्र अपने 10 चेला चटिया को पूरे सेना के साथ बुला लिया। क्या उस समय नियमित सेना है, नहीं, तो वो लोग अपना गांव मोहल्ला सब लोग जुट गए। उसी तरह की लड़ाई हो रही है और इस 10 राजा एक तरफ से विश्वामित्र की ओर से और सुदास अकेले एक नदी किनारे लड़ाई हुई जिस नदी का नाम है परुष्णी, और परुष्णी को ही क्या कहते हैं, रावी। और एक अच्छा क्वेश्चन आएगा, 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, रावी नदी के किनारे लड़ा गया। रावी का ही नाम क्या है, परुष्णी। इस लड़ाई में कौन जीता, जल्दी बोलिए। सुदास विजयी हुआ और 10 हार गया। इससे भरत कबीले की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। धीरे धीरे भरत कबीला का ही क्षेत्र विस्तारित हुआ और हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। तो देखो इसमें 10 राज्य युद्ध इंपॉर्टेंट याद रहेगा सबको। जल्दी से इतनी बात को हम लोग लिपिबद्ध करेंगे, बोला जा, बोलो। हाँ, महिलाएं सभा समिति में भाग ले सकती थी कि नहीं, तो पिछले दिन समझाए थे महिलाएं सभा समिति में भाग ले सकती थी। कोई मीटिंग राजा सभा बुलाया, सभा मैंने आजकल की सभा जैसा सभा बुलाया गया तो सभा, तुम बताओ हम यहाँ पढ़ाने आए हैं, सभा हो गई, लेकिन इसी में कुछ लोग हम चुन लें और ऑफिस में हम मीटिंग करें तो वो समिति है। अब हम इसमें हेड चुने, सफाई समिति, शांति समिति, अलग अलग डिपार्टमेंट चुने कि भाई क्लास शांत कैसे रहेगा, इसका हेड तुम रहो, क्लास साफ कैसे रहेगा, हेड तुम रहो। इंटरनेट समिति एक अलग रखते हैं, याद है तो इंटरनेट वगैरह की टेक्निकल समस्या ना हो तुम रहोगे, माइक समिति एक अलग बना दे और उनकी मीटिंग करें तो वो समिति, सबकी मीटिंग करें तो सभा। धर्म की बात करें क्या है, विदत है। इस तरह का सिस्टम है। बोलिए शांति बनाइए। जन और विष नहीं समझे, खानदान कई मिल गया, ठीक है, तो कई खानदान मिल गया तो बना गांव, फिर कई गांव मिल गया तो कई गांव मिला के क्या बनता था, विष, गांव का समूह। जैसे आजकल तुम देखते हो प्रखंड, और कई विष मिला के क्या बना, जन। जन मैंने समझ लो अनुमंडल। उस समय उतने बड़ा का राजा होता, उस समय देश की अवधारणा नहीं थी, बात समझ गया? तो कुल खानदान मिला के क्या बना, ग्राम। कई गांव मिला के क्या बना, विष, और कई विष मिला के क्या बना, जन। आगे जब जाओगे तो जन से आएगा जनपद, फिर आएगा महाजनपद, तब फिर आएगा धीरे धीरे राष्ट्र। आगे चैप्टर बढ़ते जाए, समझ आना? तो धीरे धीरे किस लेसन में कौन गायब होगा, कौन जुटेगा, यही तुमको पकड़ना। हिस्ट्री में कुछ नहीं करना है, इसी में अगला लेसन आएगा तो कुछ जुट जाएगा, फिर अगला आएगा तो कुछ घट जाएगा, और तुमको यही पूछेगा किस पात्र में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम बना, ऋग्वैदिक काल, उत्तरवैदिक काल, महाजनपद काल। तो धीरे धीरे लेसन पढ़ोगे तो समझोगे कि कब गांव हुआ, परिवर्तन हो। यही निरंतरता और परिवर्तन की कहानी, इतिहास। तो तुमको ऋग्वैदिक के बाद उत्तरवैदिक से लगने लगेगा कि इतिहास पर ढल गया, तुम लोग एकदम पटरी पे आ। अब स्पीड थोड़ा बढ़ेगा भी तो लगेगा कि सब समझ में आ रहा। क्लियर है क्लास अपना? नोट कीजिए जल्दी फटाफट, नीचे अस्ताल आके डेस्क पे लिखिए, बोला जाए। ऋग्वेद में और पुत्री का नहीं उल्लेख, कौन कह दिया? बेटी को दुहिता कहा जाता है, तो कौन कहा नहीं उल्लेख है तुमको? पुत्री पुआ त्री लिखेगा, इसका नाम है दुहिता, ठीक है ना? तो ऋग्वेद में बेटी को दुहिता कहा गया। वहां पे सब गाय से रिलेटेड है। दुहिता समझते हो, दूध दोहने वाली, एकदम हाई डिपार्टमेंट है, सब दूध को वही रखेगा तो पुरुष पिया जाएगा, तो अपने पी के पानी मिला सकती, ये हेड डिपार्टमेंट है। हाँ, उस सब उत्तरवैदिक काल, उत्तरवैदिक काल ना, तो वहां पे फिर महिलाओं की स्थिति खराब होगी। अभी ऋग्वैदिक में एकदम खराब मत कर, अभी ऋग्वैदिक द बेस्ट काल है, इसमें कोई खराबी कहीं नहीं लिखना है, लिखा भी है तो समझ लो गलत लिखा है। ऋग्वैदिक में कहीं गड़बड़ी नहीं करेगा। उत्तरवैदिक काल में महिला की स्थिति खराब होगी, लोग पुत्र की आशा करेंगे इस वर्ष। महिलाओं की तुलना 3 चीजों में खराबी से की जाएगी कि अगर कोई व्यक्ति खराब होता है पुरुष, तो तीनों चीज से खराब हो सकता है। ये 3 बिगाड़ने वाला धरती पर है। एक का नाम दिया गया मदिरा, शराब, दूसरा का नाम दिया गया पासा, ये जुआ, और तीसरा महिला है। तो ये उत्तरवैदिक का पाठ होगा, समझ रहा ना? तो उधर आगे तो बड़ा उत्तरवैदिक में फिर डिजाइन आ जाएगा। ऋग्वैदिक में खराबी मत करना, सब बढ़िया। चलिए नीचे लिख दीजिए फटाफट, डैश के स्थान आगे लिखिए। ऋग्वैदिक काल में राजा के पास
नियमित सेना होते थे, तो नहीं लिखो, होते थे लिख रहा था, तो समझाया के लिए। ऋग्वैदिक काल में राजा के पास नियमित सेना नहीं होते थे, नियमित सेना नहीं होते थे, मतलब आपको ध्यान रखना है, क्या ऋग्वैदिक काल में नियमित सेना था? नहीं। क्या नियमित कर प्रणाली थे? नहीं। नीचे रास्ते लिखिए, ऋग्वैदिक काल में नियमित कर प्रणाली का प्रचलन नहीं था। ऋग्वैदिक काल में नियमित कर प्रणाली का प्रचलन नहीं था। कर प्रणाली समझते हो ना, टैक्स। नियमित कर प्रणाली का प्रचलन नहीं था। नीचे देखिए, ऋग्वैदिक काल के समाज कबीलाई समाज थे। ऋग्वैदिक काल के समाज कबीलाई समाज थे। कबीलाई समाज थे। नीचे 2-3 सितारा लगा के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गया। ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की इकाई, ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की इकाई, ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की इकाई, प्रशासन की इकाई। नीचे लिख दीजिए कुल। कुल से बड़ा कौन है? ग्राम। ग्राम से बड़ा कौन है? विश्व। और विश्व से बड़ा कौन है? जन। बोलिए। हाँ, कहा होगा जी, कुल का प्रधान होगा कुल, ग्राम का प्रधान होगा ग्रामिक, विश्व का होगा विश्वपति, जन का होगा जनस्य को, ठीक है ना? जन का हेड वही राजा, सबका हेड होगा। तो प्रशासन की इकाई लिख दिए, सबसे छोटा कौन है? कुल। कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन। अब सुनिए जरा, यहां पर ध्यान से समझना है, ऑब्जेक्टिव आएगा। ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल। कुल के सबसे प्रधान कौन होते थे? तो कुलप या कुलपति इसको कहते हैं। एक कुलप का मतलब एक खानदान के हेड हो। बोलो, क्लियर है सबका? अब बताओ, ग्राम, कई खानदान मिलाकर ग्राम होते थे, और ग्राम के प्रधान कौन होते थे? ग्रामिक। ग्रामिक जो है गांव के हेड होते थे। तीसरा नंबर है, कई गांव मिलाकर कौन बने? विश्व। और विश्व के हेड कौन बने? विश्वपति। विश्वपति एक विश्व के हेड हो। और सबसे लास्ट कौन है? जन। तो ऑब्जेक्टिव आएगा, ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? जन। और इसी जन का हेड राजा होता, जो एक कबीला जैसा ही। अब कैसे? एक बाबा, उसमें कोई जनसंख्या नियंत्रण तो थे नहीं, एक 12 भाई हैं, 12 भाई का फिर उन लोग का पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, तो उस तरह से बहुत बड़ा एक बन गया उनका समूह, और उस समूह का एक हेड पूरे फैल करके इस तरह से रहा, उसके हेड एक कबीला के राजा बन। तो ऐसे सिस्टम उस समय चल रहे थे, और राजा पर अंकुश था कि नहीं था? क्या इस समय प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति होती थी? जल्दी बोलिए। बीपीएससी जैसा कोई परीक्षा, दौड़ भाग का कोई परीक्षा, पैरवी उर्वी, कुछ नहीं। इसमें कोई अधिकारी नहीं है। इस जो नाम भी बताया हेड, उस सब परिवार का हेड है। कोई पेमेंट सेमेंट नहीं, राजा के तो पेमेंट का ठिकाने नहीं। इन लोग को कौन पेमेंट मिलेगा? बात समझ रहा है ना? इसलिए इन अधिकारियों का भी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए सब गौन रहे। ये सब खाली नाम का है, बस चुपचाप बन जाए। कैसे तुम्हारे गांव में कोई बनता है कि समिति में जीते, बेचारा के कुछ नहीं मिलता, खाली ऐसे देखते रहता है, लड्डू खिलाने में पैसा नहीं मिलता। उसी तरह का सिस्टम इन लोग का। बोलो जी, क्लियर है सबका? नीचे स्टार लगा के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल, और सबसे बड़ी इकाई जन था। सबसे बड़ी इकाई जन था। बोलो, क्लियर हो गया सबका? नीचे लिख दीजिए, स्टार लगा दो, इसमें भी 2-3 डैश लिखो। ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक संस्था, ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक संस्था, ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक संस्था। राजनीतिक संस्था क्या करता था? राजा के शक्ति पर अंकुश लगाता था, कि ताकि राजा जो चाहे न करे। बैठक में लोग सलाह देते थे। बोलो, क्लियर है ना संस्था? अरे आज जैसे राजनीतिक संस्था में किसका नाम लोग? लोकसभा, राज्यसभा। अगर राज्य की बात करेंगे तो विधानसभा, विधान परिषद। ये सब क्या है? ये वही सभा और समिति। बोलो जी, क्लियर है सबका? बताओ, सभा जैसा कौन है? लोकसभा की राज्यसभा? जल्दी बोलो। और समिति में कौन है? राज्यसभा। अच्छा, ये बताओ, प्रधानमंत्री विशेष किन लोगों के साथ में मीटिंग करके मामला पास करते हैं? जल्दी बोलो। लोकसभा। राज्यसभा तो बैंड पार्टी है, किनारे बैठे रहो, बीच में पास बैंड बजा देना, नहीं बजेगा तो फिर विधि भी नहीं हो। विधि रुकता, बैंड पार्टी कैसे? प्रोग्राम इधर से होगा, फिर हो गया तो चल दिया तो बजा दीजिए, नहीं बजा तो लोग रुक जाएंगे, बज नहीं रहा है, बजाने दीजिए। बोलो, बात समझ रहा है? हाँ, कुछ जगहों पर पावर उसको हम लोग विशेष भी सुने, कभी भंग नहीं होता, तब तमाम चीज आप सुने हो। तो लेकिन जो मेन रुपया पैसा वाला मामला है वो कहां चलता है? लोकसभा में। उनकी टीम मेन पारित करती है। तो उसी प्रकार से समिति, ये जो देख रहे हो लोकसभा है, और सभा जो देख रहे हो राज्यसभा। तो ये आजकल का मॉडिफाइड रूप देख रहे हो, उस समय भी इसी तरह का है। और प्राचीन संस्था कौन है? विदत। क्या आज विदत है? जल्दी बोलिए। नहीं, अगला ही पाठ जब पढ़ोगे तो विदत समाप्त हो जाए। और इसीलिए तुमको जैसे ही आएगा कि विदत कब समाप्त हुआ? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में कहा जाएगा कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री है। अभी प्रजापति कौन है, कैसे बेटी बनी, ये सब विशेष मामला उत्तर वैदिक में समझो। अभी तुमको तीनों मामला समझ लेना है। राजनीतिक संस्था कितने हैं? 3। विदत में तुमको हम लिखाने जा रहे हैं कि यह सबसे प्राचीनतम संस्था थी। बोलो, क्लियर हो गया? और दूसरी संस्था का नाम सभा, तीसरी का नाम समिति। फिर आगे पढ़ोगे, समिति का प्रमुख ईशान कहलाता था, उत्तर वैदिक से चलेगा। तो नीचे लिख दीजिए, पहला नंबर देखिए, ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक संस्था। पहला नंबर लिख दीजिए, विदत। विदत, विदत डैश लिख दीजिए, विदत इंपॉर्टेंट है। विदत डैश देखिए, यह सबसे प्राचीनतम संस्था थी। विदत में डैश देखिए, यह सबसे प्राचीनतम संस्था थी। हाँ, धार्मिक मेन काम इसमें चलते थे। यह सबसे प्राचीनतम संस्था थी। चलिए, सेकंड नंबर में लिख दो सभा, और थर्ड नंबर में लिख दो समिति। सेकंड सभा और थर्ड समिति। चलिए, बाकी सभा क्या था, समिति क्या था, सब उत्तर वैदिक में डिटेल पढ़ना, अभी बस इतना काफी है। नीचे डैश देखिए, बोलो, राजा के मुख्य सलाहकार कौन थे? पुरोहित। तो नीचे स्टार लगा के डैश देखिए, लिख दो, राजा के मुख्य सलाहकार, राजा के मुख्य सलाहकार पुरोहित होते थे। राजा के मुख्य सलाहकार पुरोहित होते थे।
चलिए नीचे छोटा सा हेडिंग दे दो, 10 राज्य युद्ध। राजनीतिक जीवन में इसमें एक ही लड़ाई पढ़ना है, 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध। चलो सुनो, पहले लिखाने जा रहा है, सारे बच्चे लाइन सुनो। 10 राज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, याद हो गया सबको। फिर नीचे लिखाएंगे, भरत कबीला के प्रधान राजा सुदास ने अपने पुरोहित पद से विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाया, जिसके कारण विश्वामित्र ने अपने सहयोगी 10 कबीला के प्रधान को इसके विरुद्ध जुटाया और लड़ाई हुई 10 राज्य युद्ध। किस नदी के किनारे? परुष ने, या रावी नदी के किनारे, जिसमें सुदास विजयी रहा। बोलो जी, क्लियर है सबको? नीचे डेस्क पे लिख दीजिए, 10 राज्य युद्ध का वर्णन, 10 राज्य युद्ध का वर्णन, 10 राज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। 10 राज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है, 7वें मंडल में किया गया है। नीचे डैश लिख दीजिए, भरत कबीला के राजा, भरत कबीला के राजा सुदास ने, भरत कबीला के राजा सुदास ने अपने पुरोहित पद से, सुदास ने अपने पुरोहित पद से विश्वामित्र को हटाकर, विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाया, विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाया, वशिष्ठ को पुरोहित बनाया। नीचे डैश के विश्वामित्र ने अपने 10 सहयोगी राजा, अपने 10 सहयोगी राजा के साथ सुदास के विरुद्ध, सुदास के विरुद्ध परुष ने, ब्रैकेट में रावी, इसको अंडरलाइन कर लेना, मेन यही थीम होगा। परुष ने ब्रैकेट में रावी, परुष ने ब्रैकेट में रावी नदी के किनारे, परुष ने ब्रैकेट में रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे 10 राज्य युद्ध किया, 10 राज्य युद्ध किया, जिसमें सुदास विजयी रहा, जिसमें सुदास विजयी रहा, जिसमें सुदास विजयी रहा, विजयी रहा। चलिए थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे और अगले क्लास में, अच्छी बात है, ऋग्वैदिक काल का अंतिम क्लास होगा, ऋग्वैदिक काल कंप्लीट हो जाएगा, तब देखो कितना आराम से तुम लोग धीरे धीरे लेसन बढ़ते जा। इसके बाद लेसन आएगा उत्तर वैदिक। जैसे ही महाजनपद खत्म होगा, लोड आधा खत्म, एंशिएंट तुम्हारा हो जाएगा। जो बच्चे महाजनपद तक होश में रहते हैं उनका एंशिएंट कंप्लीट। बोलिए 10 राजा कौन कौन सा मतलब नहीं है, आगे कबीला लेकिन पढ़ोगे, कबीला का नाम होगा पुरु कबीला, कुरु कबीला, तुर्वसु कबीला, ये सब जो है ध्यान दीजिए, कबीला का नाम है पुरु, कुरु, तुर्वसु। तो आगे जो है देखोगे कई कबीला फिर मिलेंगे और ये सब मिल करके तब उत्तर वैदिक में इससे मजबूत बने, है ना। तो सब कबीला का नाम यहाँ इंपॉर्टेंट होगा, हारने वाला राजा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि राजा कुल का प्रधान है, इसलिए आपको कबीला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हाँ बोला जाए जन, हाँ जन ही मेन कबीला है, ठीक है ना, जन ही का हेड जो है उलग लड़, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें जन का मतलब ये नहीं समझना कि बहुत बड़ा कुछ है, और छोटा हिस्सा मंडल टाइप का है, जिसमें कहीं कहीं बस गया खानदान, 5 घर यहाँ बस गया, 5 घर यहाँ, वो भाई यहाँ बस गया, सबका हेड बन गया, बस ऐसा है। इसमें जनसंख्या बहुत डेंस नहीं, हम लोग मॉडर्न स्वरूप नहीं सोचेंगे कि एकदम बहुत जनसंख्या हो गया, ये हो गया। इस समय इस टाइप का लोग का बसावट है, कबीला टाइप में लोग रह रहे हैं। क्या ये स्थायी जीवन जी रहे? नहीं, फिर उठा पाल के फुट मसाला आ गए, नहीं समझे। परमानेंट रजिस्ट्री ऑफिस था, खेत लिखा गया तो कटा, यहाँ रहा और फिर आगे बढ़ा, इन लोग फिर जो है बढ़ गया, कबीला का जन यहाँ बन गए। अस्थायी जीवन नहीं है इन लोग के लिए। कृषि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? पशुपालन, गाय चराने वाले लोग, घास खत्म होगा तो आगे बढ़ जाएंगे, बस। तो उस टाइप का जीवन इनका मेन चल रहा है। तो चलिए अब ध्यान दें, अब ऋग्वैदिक काल के हम लोग को 2 जीवन और पढ़ना है। पहला नंबर कौन पढ़ेंगे? धार्मिक, और फिर एक कौन पढ़ेंगे? आर्थिक। कोई एक शुरू कर ले, एक आज थोड़ा उसका आउटलाइन दे देंगे, अगले क्लास में कंप्लीट खत्म। कौन सा जीवन पढ़ोगे? धार्मिक। लिख दीजिए ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन, ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन, ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन। चलिए बहुत ध्यान से समझेंगे सब कुछ, सुनोगे आप। ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन कैसा है, इस पर सब लोग पूरा गौर करो। इस समय देखो मेन क्या है, ऋग्वेद में एक ही चीज चल रहा है, वह है प्रार्थना, प्रार्थना और स्तुति। इस समय मेन एक ही चीज चल रहा है, वह है प्रकृति पूजन। प्रकृति पूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमको समझा रहे हैं। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ नहीं है, ऋग्वैदिक काल में कर्मकांड नहीं है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमको समझाए, इस बात को फिर से सुनना। ऋग्वैदिक काल में कहीं भी कोई मूर्ति पूजा नहीं है, ऋग्वैदिक काल में कहीं भी कोई मंदिर नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात, जिस समय हिंदू धर्म की शुरुआत हुई उस समय कोई मूर्ति पूजा नहीं। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म के स्टार्टिंग से ही कोई मूर्ति है, कोई मूर्ति नहीं, और जब मूर्ति ही नहीं है तो मंदिर भी नहीं। इस समय कोई यज्ञ भी नहीं। यज्ञ अगला पाठ में आएगा उत्तर वैदिक, जिसके लिए अलग एक वेद होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित है, इस समय कर्मकांड भी नहीं। कर्मकांड समझते हो? कोई विधान करना, उसको कर्मकांड कहते हैं। शादी विवाह भी है तो भर रात कुछ कुछ मंत्र चलते रहेगा, इधर फेंके उधर फेंके, फिर लंबा तो आपको लगना चाहिए कुछ हुआ है, ये कर्मकांड। कोई मर भी गया तो 11 दिन तक एक प्रोसेस है, इधर जाइए समझ, इधर जाइए लो लीजिए, फलाना लीजिए, मंत्र पढ़ाया, आज होगा आज होगा, कुछ लगे कि ना जिनको किया लगता है कि शिफ्ट हो गया होंगे अच्छी जगह पर, ये कर्मकांड। बोले कर्मकांड समझ में आया तुमको? कर्मकांड का मतलब एक प्रोसेस है जिससे आपको लगना चाहिए कि नहीं कुछ हो रहा है। और हाँ, इस समय मंत्र प्रार्थना है, डायरेक्ट अपने कीजिए। इस समय सूर्य की पूजा है, लेकिन सूर्य दिखे तो खुद कीजिए, आपके मतलब दूसरा नहीं करे। और सूर्य की पूजा करना है तो सूर्य दिखे तो सुबह में कीजिए। इस समय देखो हिंदू धर्म का स्टार्टिंग ही यही है, प्रकृति पूजा, जिससे लाभ वही भगवान। ऋग्वैदिक काल का मतलब हिंदू धर्म का स्टार्टिंग है, भगवान स्वयं नहीं आएंगे, वो तुमको लाभ देने के लिए किसी न किसी रूप में भेजेंगे, और जिससे लाभ हो रहा है समझ लो वही भगवान थे, और तुम पहचान लिया तो ठीक, चुक गया तो गड़बड़। अरे गांव में बहुत बड़े पुजारी थे, बहुत बड़े पुजारी, और वो मंदिर पर बैठ करके पूजा कर रहे थे। अचानक लोगों ने हल्ला किया कि भागो गांव वाला सब, बांध टूट गया है, पूरा गांव डूब जाएगा। पूरे गांव वाले भागने लगे, तो ये पूरा ध्यान मुद्रा में थे। तो ध्यान मुद्रा में है तो गांव वाले में 2-3 आदमी आया कि जल्दी भागिए, बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, डूब जाइए। ये कहे कि भाई हमारे भगवान है, तुम जाओ, हम रहेंगे, नहीं भाग। फिर एक व्यक्ति जब इनका पानी धीरे धीरे गर्दन के पास तक पहुंचा, उधर से एक नाव वाला व्यक्ति आया, जल्दी बैठिए, जल्दी अभी लगा यही है, जल्दी निकलिए। अरे भाई हम भगवान की पूजा करते हैं, तुम जाओ।
और फिर नाव वाला भी कोई नहीं, चला दिया। धीरे धीरे पानी और बढ़ गए, ये व्यक्ति डूब के मर गया। जब मर गया तो भगवान के पास अपनी शिकायत किया कि इससे हमारी नहीं आपकी आस्था कमेगी, हम तो आप ही का ध्यान कर रहे थे। सारे गांव वाले कहेंगे भगवान देखो कुछ नहीं ध्यान कर रहा था, मर गया, हमको आप बचा लेते तो आपका कितना नाम हो जाता। तब भगवान उसको कस के डांटे कि मूर्ख, तुमको हम दो बार गए बचाने के लिए, आदमी भेजे कि भागो भागो, बैठा रह गया, नाव लेके भेजवाया कि अभी भी उठाओ, अब तुम उठ ही नहीं रहा तो हम क्या करें, तो जाओ तुम अपना। तो वो एक साधन जहां से तुमको लाभ हो रहा है, देखो ये कल्पना को तुमको समझना है, जिससे लाभ हो रहा है वहां ईश्वर तुम्हारे लिए भेजे। ये ऋग्वैदिक काल, चाहे वो पेड़ ही क्यों ना हो, पेड़ से भी छाया मिल रहा है, वृक्ष को ईश्वर ने हमारे लिए बनाया, वहां उनका स्वरूप है, वृक्ष पूजा हो रहा है। साइकिल से तुम चल रहे हो, मोटरसाइकिल से चल रहे हो, उससे भी लाभ है, तो एक दिन विश्वकर्मा पूजा उसको भी अगरबत्ती दिखा लेते, देखा ना, जिससे लाभ वही भगवान, कण कण में भगवान की अवधारणा, ये ऋग्वैदिक काल। और इस समय कहीं कोई भगवान के नहीं है मंदिरों में, जिनसे लाभ हो रहा है। अगर आप पेड़ से लाभ है तो अपना जल उठाइए और पेड़ के पास जाकर उसके जल में पानी दीजिए, हो गया पूजा। घर में बैठ के पेड़ के फोटो रखिएगा, उछल दीजिएगा, ऐसा नहीं चले। तो ये चीज देखो ऋग्वैदिक काल में खास चीज है। क्या ऋग्वैदिक काल में कोई यज्ञ है? नहीं। कर्मकांड है? नहीं। मूर्ति है? नहीं। ये मंदिर है? नहीं। इस समय सबसे महान देवता कौन है? इंद्र। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, इस समय अभी न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शंकर है। अभी सब शंकर जी सबका नाम नहीं, अगला पाठ में शंकर जी आए। इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है सबसे महान देवता कौन है? इंद्र। इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त है और 250 सूक्त अकेले केवल इंद्र को समर्पित है। और इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया, और पुरंदर का मतलब किला तोड़ने वाला होता है। याद आया सबको? ये अलग बात है कि देखो हम लोग भगवान का भी डिपार्टमेंट चेंज करते रहते हैं। अब इंद्र को भी अगला पाठ जब आएगा तो कहेंगे किला टूट गया भगवान, अब आपकी डिपार्टमेंट वर्षा डिपार्टमेंट दी जाती। तो उत्तरवैदिक काल से इनका पोस्टिंग हो गया है वर्षा डिपार्टमेंट, और तब से कंटिन्यू वही डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। ऋग्वैदिक काल में इंद्र वर्षा के देवता नहीं है, इंद्र किसके देवता है? किला तोड़ने वाले। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट देवता है अग्नि। अग्नि, और अग्नि के लिए 200 सूक्त हैं। और यही चीज समझोगे, ऋग्वैदिक काल में लोगों ने माना कि ईश्वर, और ईश्वर ऊपर रहते, मानव नीचे रहता। ईश्वर ने जान के फोर्स दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कि अगर ये फोर्स नहीं देंगे तो किसी को नीचे हानि होगा, तो नीचे से पत्थर फेंक फेंक के हमको डिस्टर्ब कर देगा। कोई लड़का का रिजल्ट नहीं होगा और जान जाएगा कि वही है, तो समझ रहा है कि क्या करेगा, उनका एकदम स्थान चेंज करवा के छोड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने ग्रेविटेशन दिया कि भाई फेंकोगे भी तुम्ही को लगेगा, यहां तक नहीं पहुंचेगा, सुरक्षित। लेकिन उन्होंने एक उपाय किया कि तुम्हें कोई चीज हमें भेजना है, श्रद्धा से भेज रहे हो, तो हम और तुम इन दोनों के बीच एक मीडिएटर होगा, मध्यस्थता होगा, उस मीडिएटर का नाम होगा अग्नि। इसलिए हिंदू धर्म में किसी भी पूजा में अग्नि आवश्यक है, बिना आग के पूजा नहीं होता। तुम्हारे घर में कोई पूजा होगा तो होगा कि पहले अग्नि कुंड जरूर बन जाए, उसमें आग पहले प्रज्वलित हो जाएगा, बीच बीच में कुछ उसमें डालने रहना है, डालते रहिए, कुछ होते रहेगा। और अंतिम में अगर पूरा हो गया है तो नारियल रख दीजिए, और बढ़िया अगर घर में खीर पूरी बना है तो वो भी रख दीजिए। ये सब क्या है? आप जो रख रहे हो मीडिएटर को दे रहे हो। ये आग को कहा गया कि तुम ग्रेविटेशन से ऊपर की चीज अगर मानव देगा तो तुम इसको पूरा गायब कर दो, लुप्त कर दो, और सुगंध द्वारा एक हेज करके ऊपर तुम ला सकते। और इसीलिए मीडिएटिंग देवता कौन हो गए? अग्नि। तो सबसे इंपॉर्टेंट देवता इंद्र, इंद्र के बाद अग्नि। तीसरा देवता है वरुण। वरुण, इंद्र, अग्नि और वरुण ऋग्वैदिक काल के सबसे महान देवता है। वरुण कौन है? जल्दी बोलिए, वरुण कौन है? तो एक ऋत नियामक है। ऋत नियामक, अब सॉरी, ऋत नियामक क्या होता है? ऋत नियामक क्या होता है बोलो? अच्छा, ऋतु को नियंत्रण करने वाला। तो अभी वरुण से भेंट कराते हैं। पहले जल्दी से इतना दूर तक लिखिए, नीचे डैश देके लिख दीजिए। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा, ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा और मंदिर, ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा और मंदिर नहीं थे, मंदिर नहीं थे। नीचे डैश देखिए। इस काल में यज्ञ और कर्मकांड, यज्ञ और कर्मकांड का प्रचलन नहीं था, यज्ञ और कर्मकांड का प्रचलन नहीं था। नीचे डैश देखिए। इस समय प्रार्थना और प्रकृति पूजन प्रचलित थे, इस समय प्रार्थना और प्रकृति पूजन प्रचलित थे, प्रार्थना और प्रकृति पूजन प्रचलित थे, प्रचलित थे। नीचे डबल स्टार लगा लिख दीजिए। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता बोलो कौन कौन है? इंद्र, अग्नि और वरुण थे। प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि और वरुण थे। अग्नि का मतलब पूजन, प्रकृति का एक पार्ट हो गया तो अग्नि का पूजन होगा, ठीक है ना? तो अग्नि का मतलब ये नहीं कि उसमें यज्ञ के लिए प्रयुक्त नहीं हो रहा, अग्नि की पूजा कर रहे हैं। चलिए इस समय बताओ महिला देवी भी है क्या? बोलो। उषा, अदिति, ये सब देखोगे नाम आएगा, लेकिन उनका कोई स्वरूप नहीं है। मूर्ति पूजा नहीं तो महिला देवी का कोई स्वरूप नहीं है। तो खैर अब इस पर हम लोग इंद्र के साथ, अग्नि के साथ, वरुण के साथ, महिला देवी के साथ हम लोग थोड़ा डिटेल अभी चलेगा। अगले क्लास में ऋग्वैदिक आपका लास्ट कर जाएगा। बोलिए। हाँ, इस समय एक ईश्वरवादी था कि बहु ईश्वरवादी? बोलो। एक ईश्वरवादी का मतलब क्या होता है? ईश्वर एक है। बहु ईश्वरवादी का मतलब ईश्वर बहुत सारे हैं। तो ऋग्वैदिक काल में कैसा थे? एक ईश्वरवादी, एक ही भगवान है जो अलग अलग रूपों में हमें लाभ पहुंचाते। हाँ, प्रकृति मेन हो गया एक भगवान, और उन्होंने बनाया और उन्हीं के द्वारा संचालित। ये ऋग्वैदिक काल है। आगे से फिर बहु ईश्वरवादी हो गए। एक ईश्वरवादी नहीं समझा? एक व्यक्ति, अब एक ईश्वरवादी बहु ईश्वरवादी क्या है? बहुत सारे ईश्वर, मान लो हनुमान जी, अब हनुमान जी है, दुर्गा जी है, तो ये सब किए तो बहु ईश्वरवादी हो। लेकिन कल्पना करना सब एक ही है, तो एक ईश्वरवादी हो। अब जैसे एक व्यक्ति, देखो ऋग्वैदिक काल के उदाहरण, एक व्यक्ति पानी में डूब रहा था, बहुत बड़ा भक्त था, अब कस कस के चलाने लगा, बजरंगबली बचाइए, बजरंगबली बचाइए, कस के चलाने लगा। फिर थोड़ा देर में चलाने लगा, दुर्गा जी बचाइए, दुर्गा जी बचाइए, और फिर डूब के मर गया। जब ऊपर गया तो कहा कि भाई इतना आप लोग का नाम लिए डुबा दिए। तो भगवान ने उसे कहा देखो बच्चा, तुम जब बोला बजरंगबली बचाइए तो हम तेजी से आ रहे थे, लेकिन फिर तुम बोला दुर्गा जी बचाइए तो थोड़ा साड़ी पहनने में लेट हो गया। एक ईश्वरवादी हुआ। ईश्वर एक ही थे जिनका अलग रूप है, इसको कहते हैं एक ईश्वरवाद। बोलो एक ईश्वरवादी समझ में आया तुमको? चलो खैर, ये वाला ऋग्वैदिक काल के लिए था। चलो अभी हम लोग फिजिक्स की ओर चलते हैं।
फिजिक्स में उसमें लाइव एक आध दिन और पढ़ाएंगे था, एक दो दिन और पढ़ा लेंगे